चलो ठीक है, आई होप कि अब ये चल जाए। ठीक है, दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्कीम दैट इंडिया हैज लॉन्च्ड इज इंडिया एआई सेफ्टी टूल्स। ठीक है, या इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट हो क्या सकता है। ठीक है, जैसे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है और हर एक जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या किया जा रहा है, इनकलकेट किया जा रहा है, और हर एक पर्सन जो है कहीं ना कहीं अब रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, सो डेवलपिंग नेशंस, जब भी हम डेवलपिंग नेशंस की बात करते हैं, डेफिनेटली दिस इज कॉस्टली। ठीक है, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें हैं या बाकी सारी चीजें हैं, दे आर कॉस्टली, बट अब ये नीड ऑफ द आवर बन गई है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, हर किसी पर्सन को या हर किसी इकोनॉमी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आना ही आना है। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव लॉन्च्ड इंडिया एआई आर्टिफिशियल सेफ्टी इंस्टीट्यूट व्हिच वाज लॉन्च्ड ऑन 30th January 2025। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, टू एंश्योर सेफ, एथिकल एंड ट्रस्टवर्दी यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आपने देखा होगा कि हर साल या हर महीने आपको, अगर न्यूज़पेपर्स आप देखो तो हर कहीं पे आपको ब्रीच देखने को मिलेंगे। कहीं पे फोटोज वायरल हो गए किसी के, या किसी कंपनी का डेटा लीक हुआ, या किसी भी कंपनी की डिफरेंट चीजें चोरी हो जाती हैं, वायरसेस हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें हैं। सो इंडिया कोशिश कर रहा है कि हमारा जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, चाहे वो हमारे डिफेंस का डेटा हो, चाहे वो हमारे अपनी कंट्री का डेटा हो, ठीक है, वो सारा डेटा सिक्योर रहे। उसके लिए हमने इस वाली जो है स्कीम को लॉन्च करा था, ताकि हम अपना जो डेटा है या जो हमारी जो भी लीगल चीजें हैं, उन सारी लीगल चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके, और साइड बाय साइड इसको ऐसे यूज किया जा सके, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हर एक फील्ड में यूज कर सकें। जैसे अगर आपने देखा हो तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में भी यूज होता है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके स्कूल्स में भी यूज होता है, कॉलेज में भी यूज होता है। और एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया अब टॉप मोस्ट कंट्री है एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन का जो डेटा होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, हर एक पर्सन का डेटा। सो कोई भी डेटा जो हमारे पास रहेगा, जो भी इंडिया के पास रहेगा, उस डेटा को सिक्योर कराने का काम जो है वो हमारी ये वाली स्कीम में हमने कहा कि हम ये वाली स्कीम इसीलिए लॉन्च कर रहे हैं ताकि हमारा जो भी डेटा हो या बाकी सारी चीजें हो वो प्रोटेक्टेड रह सके। सो दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आईटीज की जो भी चीजें होती हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं या जो भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें हैं, वो सारा संभालता है हमारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, सो इट्स पर्पस वाज टू एंश्योर सेफ, एथिकल एंड ट्रस्टवर्दी यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपने सुना हो, एक होता है एथिकल हैकिंग और दूसरा होता है अनएथिकल हैकिंग। ठीक है, अब आपने हर साल या हर महीने हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं अनएथिकल हैकर्स जो हैं वो डिफरेंट थ्रेट्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट इकोनॉमीज को। ठीक है, जिसमें आपने डिफरेंट कंपनीज का, अगर आपको याद हो तो डिफरेंट कंपनीज जो है वो डिफरेंट कंपनीज बहुत बार इन सारी चीजों में फंसी हुई हैं, जिनके पास अच्छा खासा डेटा होता है, बैंक्स हैं हमारे, ठीक है, या गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो सारी कंपनीज जो हमारी है या जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना इंडिया का काम होता है। ऑल्दो कि उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी भी है, बट हमारा भी बहुत सारा रिसोर्स है। जैसे हमारे सारे लोगों का डेटा है, ठीक है, हर एक पर्सन का डेटा हमारे पास है, उस डेटा को प्रोटेक्ट करना या बाकी सारी चीजें। सो इन इंडिया डेवलपिंग पॉलिसीज, गाइडलाइंस, टेस्टिंग टूल्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। सो हमने, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि इंडिया एज डेवलपिंग इकोनॉमी जो है डिफरेंट कोशिशें कर रहा है। ऑल्दो कि हम इतने डेवलप नहीं है एआई में, या ऑल्दो हम इतने डेवलप नहीं है आईटी सेक्शन में कि हम हर किसी चीज को क्या करें, प्रोटेक्ट कर सके, बट हम अभी भी कहीं ना कहीं टेस्टिंग कर रहे हैं। सो दिस स्कीम वाज लॉन्च फॉर द टेस्टिंग, कि हम हर एक फील्ड में अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जहां जहां पे यूज हो रही है उसे हम टेस्ट करें, और साथ साथ उसे हम किसी स्टैंडर्ड तक पहुंचाएं ताकि वो हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सके। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके फीचर्स अगर हम देखें, फीचर्स है क्या इसके, सो इट इज पार्ट ऑफ इंडिया एआई मिशन। अगर आपको याद हो, इंडिया एआई मिशन जो है अप्रूव हुआ था, जो मार्च 2024 में हमने अप्रूव करा था। इसमें हमने जो इंडिया एआई मिशन है ना,
इसमें भी हमने यही कोशिश करी थी कि इंडिया में हर एक सेक्टर में क्या किया जा सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया जा सके या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सके। सो अब आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देख लो, गवर्नमेंट कॉलेज में देख लो, या अपने जो भी R&D हमारा है, रिसर्च और डेवलपमेंट जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स है वहां पे देख लो, या उसके साथ साथ आप अपने जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज में देख लो। ठीक है, ज्यादातर जो हमारे सिक्योरिटी डिफेंस जो हमारा है, डिफेंस सिस्टम जो हमारा है, वो डिफेंस सिस्टम में हमने कोशिश करी थी या लॉन्च करा था 2024 में इंडिया AI मिशन, ताकि हम इंडिया को जो है ये डिजिटल इंडिया जो पढ़ा था ना आपने, डिजिटल इंडिया का नाम सुना है कभी? ठीक है, सो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत भी अंदर भी ये आता है कि हम इंडिया को इतना डिजिटली स्ट्रांग कर सके कि कल जाके कोई भी थ्रेट अगर हो तो इंडिया उससे बच सके। ठीक है, इसकी डिटेल्स में आपको याद रखना है, इट्स अ पिलर ऑफ इंडिया AI, सेफ एंड ट्रस्टेड AI। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट इसके साथ काम करता है, दैट इज इन AI सेफ्टी वॉचडॉग फॉर इंडिया, ये आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, हब एंड स्पोक मॉडल है, दैट इज मेन बॉडी प्लस पार्टनर इंस्टीट्यूशंस लाइक ITs एंड R&D लैब। सो ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ठीक है, सो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूड कर चुके हैं। लाइक जो हमारी पहली मेन बॉडी है, जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जो एज वॉचडॉग काम करेगी कि किस किस सेक्टर में क्या क्या काम हो रहा है, प्लस पार्टनर इंस्टीट्यूशंस है हमारे, जैसे IITs हो गए, जैसे IIT बम्बई हो गया, IIT दिल्ली हो गया आपका। ठीक है, सो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या जो भी हमारे R&D इंस्टीट्यूशंस है वो इनके साथ काम करेंगे ताकि बेस्ट से बेस्ट चीजें ला सकें। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन वही है, AI सेफ्टी टूल्स, टेस्टिंग, रेड टीमिंग, पॉलिसी मेकिंग, ट्रेनिंग एंड पार्टनरशिप्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आउटपुट्स की हम बात करें तो आउटपुट्स में ओपन सोर्स टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स की बात हो रही है। ओपन सोर्स टूल्स का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का नाम सुना है कभी? थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का नाम सुना है कभी? ठीक है, सो वो सारी चीजें हम इसमें यूज कर रहे हैं ताकि कल जाके, फिलहाल तो हम ये टेस्टिंग में ला रहे हैं कि डिफरेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी हैं वो इसे यूज कर सकें, या जो बड़े बड़े फिलहाल हम फर्स्ट टायर पे इसे काम में ला रहे हैं। ठीक है, और कल जाके हो सकता है कि इसे हर एक टायर में लाया जा सके, यानी जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स भी हैं हमारे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हमारी है, जैसे हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, टेरिटरी सेक्टर हो गया, तो हम अपने सेक्टर्स में भी इसको क्या कर सके, इनकलकेट कर सके। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इसे डिफेंस पर्पसेस या जो भी हमारे सिक्योरिटी पर्पसेस हैं उसके लिए यूज कर रहे हैं। पार्टनरशिप्स की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप आपको मैंने अभी बोला विद IITs जो हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लीगल बॉडीज जो भी हमारी हैं उनके साथ ये काम करता है। फोकस एरियाज क्या है, दैट इज रिस्क डिटेक्शन, डीप फेक कंट्रोल, वाटर मार्किंग AI कंटेंट एंड AI रेड टीमिंग। ये आपको मोर इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब देखो इसमें 4-5 चीजें आपको याद रखनी है, सारी चीजें एग्जामिनेशन के लिए आपको याद रखनी है नहीं। ठीक है, कौन कौन सी चीज याद रखनी है, पहला आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सो ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए क्या है इसका। दूसरी चीज लॉन्च कब हुई थी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको फोकस एरियाज इसके पता होने चाहिए कि फोकस एरिया क्या था इसका, कि मेन ये कौन सा काम करने वाला था। सो इन शॉर्ट आप ये याद रख सकते हो कि जो इंडिया AI सेफ्टी मिशन है हमारा, सेफ्टी इंस्टीट्यूट है हमारा, ठीक है, इट इज टू प्रोटेक्ट द इंडियाज, हम कह सकते हैं ये इंडिया को डिजिटली प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बनाया था। इट वाज लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट इंडिया डिजिटली। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 30th of January 2025 which comes and it works under the Ministry of Electronics and IT। ये आपको याद रखना है। सो आई होप ये चीजें जो है आप याद रख पाओगे। सॉरी, इसके बाद जो आपकी दूसरी स्कीम आती है ये आपको याद रखनी है। इट्स ऑल्सो लॉन्च्ड इन जनवरी 2025। ये हमने एक्चुअली 1 जनवरी 2025 को ही लॉन्च करी थी, विच इज नोन एज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन? नाम से क्या पता चल रहा है आपको कि एक नेशन के लिए बनाई गई, दैट मीन्स इंडिया के लिए बनाई गई। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, यूज करना। ठीक है, ताकि हर कोई इसे क्या कर सके, यूज कर सके। तो याद रखना है आपको, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आपको याद रखना है। पहली जो हमने स्कीम पढ़ी थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए एसएसबी एग्जामिनेशंस के लिए। फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप OMRs की बात करते हो, जब हमें OMR शीट्स में एग्जामिनेशन देना होता है या जैसे आप कहते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो उनमें ये सब डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इट वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लॉन्च डेट था इसका January 1st 2025, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको पता हो कि स्कीम्स जो है दो टाइप्स की होती है, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरा होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है, या ज्वाइंट वेंचर स्कीम्स भी हमारे पास होती है, बट दिस इज फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है कि दिस स्कीम इज जो है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, या हम कह सकते हैं दिस इज फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसकी, ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज INFLIBNET, that is Information and Library Network and autonomous body under UGC। UGC का मतलब क्या है, ठीक है, UGC का नाम सुना है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, ठीक है, तो UGC, ठीक है। सो ये किसके अंडर काम करती है, UGC के अंडर, यानी जो भी UGC के गाइडलाइंस है ना, जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज काम करती है UGC गाइडलाइंस के अंडर, ठीक है। फैन ऑन करना है, ठीक है, ऑफ करना है क्या, अच्छा लाइट्स, बस, ठीक है। सो ये UGC के अंडर काम करती है। टोटल बजट की अगर हम बात करें तो इट वाज 6000 करोड़ फॉर 3 इयर्स, दैट इज 2025, 26 एंड 27। ये आपको याद होना चाहिए कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो स्कीम थी ये 3 सालों के लिए लॉन्च की है हमने, दैट इज 25, 26 एंड 27 तक ये काम करेगी कंटिन्यूअसली। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, देख लो, हम हमेशा एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन इज द मेन पिलर ऑफ एनी इकोनॉमी, ठीक है। एजुकेशन जब तक नहीं है, लिटरेसी रेट, या जब तक आपके पास है नहीं, आपके पास पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो किसी भी और सेक्टर में काम नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट जितना भी कर सकता है इनकलकेट अपने या एम्बॉडी कर सकता है अपने इसमें सेक्टर्स में, बट जो पढ़ा लिखा है वो किसी और सेक्टर में भी काम करना चाहिए। सो लिटरेसी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए कि हम अपनी नॉलेज बेस को या अपने जो है लिटरेसी रेट को बढ़ा सकें, हर एक पर्सन तक एजुकेशन पहुंचा सके, इसके लिए हमने लॉन्च करी थी। इट वाज टू प्रोवाइड फ्री यूनिफाइड एक्सेस टू 13,000 प्लस स्कॉलरली जर्नल्स फ्रॉम मेजर ग्लोबल पब्लिशर्स टू गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अब देखो समझ लो, जब भी हम स्कूल्स में पढ़ते हैं ना, एक होता है हमारा स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन एज इन जिसमें आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ठीक है, जो आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, साइंस, जो आपका SST है, वो 5 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में। जैसे ही आप फिर 12th क्लास में आते हो तो 12th क्लास में आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं एज पर योर एबिलिटी या जो भी आप लेते हो, ठीक है। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में हम पहुंच जाते हैं तो अलग सब्जेक्ट्स वहां पे चूज कर सकते हो, ठीक है, फिर मास्टर्स है, फिर आपका PhD हो गया। बट दिस स्कीम इज एक्चुअली कि हम जो स्कॉलरली जर्नल्स होते हैं ना, जो भी बाहर के जो भी हमारे जो भी स्कॉलर्स होते हैं ना, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो अपने जर्नल्स निकालते हैं, जर्नल्स एज इन क्योंकि मैगजीन्स होते हैं या जो भी उनके पिन पॉइंट्स होते हैं वो लिख के रखते हैं, पर आप उसे एक बुकलेट कह सकते हो, ठीक है। डिफरेंट बुकलेट्स आती हैं, चाहे वो साइंस के टॉपिक्स पे हो, चाहे वो आपकी हिस्ट्री के टॉपिक्स पे हो, चाहे वो जियोग्राफी के टॉपिक्स पे हो, किसी भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के ऊपर। सो वो सारे मैगजीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लोगों तक पहुंचाना या हमारे बच्चों तक पहुंचाना, ताकि उनमें वो पढ़ने का एक जो इनकलकेशन हम कोशिश कर रहे हैं ना, कि उनमें सिर्फ स्टैटिक नॉलेज ना रहे बल्कि वो अदर फील्ड्स की भी बात कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे साइंस एंड टेक अभी हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स में है नहीं है ना, ठीक है, तो हो सकता है कि हम अपने स्कूल्स में या अपने कॉलेजेस में जो भी हमारे कॉलेज हैं वहां पे हम साइंस एंड टेक की मैगजीन्स लाना शुरू कर दें, ताकि लोग बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें, उनको थोड़ी सी उसके साथ जो है अटैचमेंट क्रिएट हो। दैट्स वाई ये इसे बनाया ही गया था कि टू प्रोवाइड फ्री यूनिफाइड एक्सेस टू 13,000 प्लस कॉलेज जर्नल्स फ्रॉम मेजर ग्लोबल पब्लिशर्स टू गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जो भी हमारे R&D इंस्टीट्यूशंस है ना, अब समझ लो बेटा, मैंने आपको अभी बोला कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी होती है ना, उसके पास रिसर्च का उतना ज़्यादा ये नहीं होता, ना फंड्स होते हैं रिसर्च करने के लिए डिफरेंट चीज़ों के लिए, ठीक है, ना तो वो रिसर्च के लिए उसके पास वो एक हम कह सकते हैं कि वो माइंड नहीं होता है हमारे पास डिफरेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ से उठ के कहीं और चले जाते हैं काम करने के लिए। सो हमारे पास जितना भी हमारे पास लोग रहे हैं, चाहे वो हमारे साइंटिस्ट हो, स्कॉलर्स हो हमारे,
ठीक है, तो बहुत कम होते हैं हमारे पास। सो उस चीज को इनकलकेट करने में बच्चों में कि आपको कौन कौन से फील्ड्स आगे जाके देख सकते हो आप लोग, ठीक है, उसके लिए हमने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को क्या करा था, लॉन्च करा था, ठीक है। इसके की बेनिफिशियरीज कौन कौन से रहेंगे, इट मींस कि कहां कहां पे ये लॉन्च किया जाएगा, कहां कहां पे ये जनरल्स पहुंचेंगे। ओवर 6300 गवर्नमेंट कॉलेज, पहली चीज गवर्नमेंट कॉलेज में दिया जाएगा, प्लस यूनिवर्सिटीज, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे इसको दिया जाएगा। R&D इंस्टीट्यूशंस, अप्रोक्सीमेटली 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड रिसर्चर्स। अब समझ लो, इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं डाला गया है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव जब आप याद करोगे इसका, या जब हम ऑब्जेक्टिव इसका पढ़ते हैं, तो आप देखोगे कि इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज में कोई चीज पहुंचती है ना, तो पहले वो जो आपके स्कॉलर्स होते हैं ना यूनिवर्सिटीज के, वहां उनको प्रोवाइड की जाती है। सो फैकल्टी को भी हम ये जर्नल्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपके R&D डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस वहां पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, वो स्टूडेंट्स भी जो पढ़ रहे हैं वहां पे, उनको भी ये जर्नल प्रोवाइड किया जाएगा। इसका एक्सेस कैसे आप ले सकते हो, इट्स कैंपस IP बेस्ड एक्सेस। जो भी आपका कैंपस रहेगा, जैसे हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है ना, तो हमारे अलग अलग कैंपस रहते हैं ना, यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट कैंपसेस रहते हैं। सो कैंपस आपको खुद एक IP एड्रेस जो कैंपस का होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसी से आप क्या है इसे क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। मेजर पब्लिशर्स की अगर हम बात करें, इट्स शॉबलेथ लॉग इन फॉर ऑफ कैंपस, सॉरी जो कैंपस IP बेस्ड एक्सेस जो आपका है, ठीक है, उसमें आपको जो है लॉग इन पासवर्ड आपका मिल जाएगा, आपको आप उसे आराम से वहां पे यूज कर सकते हो। जैसे आप डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करते हो ना अपना ID और पासवर्ड लेके, वैसे ही आप इसे भी यूज कर सकते हो। मेजर पब्लिशर्स की बात करें तो एल्सेवियर हो गया, स्प्रिंगर हो गया, विले हो गया, टेलर फ्रांसिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, IEEE, ACS है आपका, BMG है आपका, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये चीज, ठीक है। बट रिलेवेंस टू J&K कैसे है, कि हम J&K में इसे कैसे यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, डिफरेंट चीजों को चेंज करा था। सो जब हम J&K की रिलेवेंस की बात करते हैं, सो ऑल J&K गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज आर एलिजिबल। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर क्लस्टर यूनिवर्सिटी होगी श्रीनगर, या जम्मू की यूनिवर्सिटी होगी। सो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी, जैसे हमने अभी देखा कि टोटल 6300 गवर्नमेंट कॉलेजेस में आते हैं या यूनिवर्सिटीज़ आती है, सो उनमें से कश्मीर की यूनिवर्सिटी भी है, और हमारी जो अपनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी हो गया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी होगी हमारी, चाहे वो हमारे फिर श्रीनगर की हो या जम्मू की हो, तो वहाँ पर भी इसका एक्सेस ईजिली आपको मिल सकता है, ठीक है। अब एसोसिएटेड किसके साथ है, ये किसके अंडर काम करेगी या किसके साथ एसोसिएटेड काम करेगी, विच इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अगर आपको याद हो, ठीक है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, दैट इज ANRF, और विकसित भारत एक्ट 2047। सो इस सब्जेक्ट के या इनके साथ ये काम करेगी। जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर की बात करें या इंडिया में बात करें, सो 2, 3 या 4 साल 5 साल पहले से हम कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर को बेस्ट बनाने की। दैट्स वाई अगर आप कल भी अगर अपना न्यूज़पेपर पढ़ा हो, तो कल भी एक न्यूज़ फ्लैश हो रही थी, जम्मू कश्मीर की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि जो हमारे फैट के स्कूल्स हैं उन्हें गवर्नमेंट के अंडर जो है काम कराया जाएगा, ठीक है। सो वो एक अलग चीज़ है, बट हम एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना कहीं जो है एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं डे बाई डे। सो उसके लिए हमने जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है पॉलिसी लॉन्च करी थी। अब ये सिर्फ आपके SSB एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लुक, जब भी आप कोई स्कीम पढ़ते हो ना, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं ना बेटा, तो ये आपका कल जाके अगर आप JKPSC का एग्जामिनेशन भी लिखोगे ना, सो ये स्कीम्स को याद करना, ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं कल जाके आंसर राइटिंग में। आप आंसर राइटिंग करते हो ना, अगर क्वेश्चन वहाँ पे आता है फॉर एग्जांपल कि इंडिया क्या कर रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट करने के लिए, सो ये स्कीम्स वहाँ पे यूज़ होती हैं कि हमने ये स्कीम लॉन्च करी थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। और ये होता है, इससे एक चीज़ होती है कि आपका आंसर जो होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है लोगों से। इन सारी चीज़ों को ऐड करने से आंसर डिफरेंट हो जाता है आपका। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इतने डेप्थ में तो पढ़ेंगे नहीं, या बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं रहता इन सब चीज़ों को लिखना, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो घर में प्रिपरेशन करते हैं उन्हें इनका एक्सेस नहीं होता है ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा नहीं जा पाते हैं बेचारे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा क्या करने के लिए, अलग बनाने के लिए, क्योंकि आपका आंसर अलग लिखना वो आपको डिफ्रेंशिएट करता है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे सब लोग होते हैं वहाँ पे, हर किसी ने पढ़ा होता है वहाँ पे, ठीक है। थर्ड इज फॉर आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, दैट इज
डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन, DI स्कीम जिसे आप कहते हो। अब जैसे अगर आपको पता होगा कि इंडिया जो है, इंडिया जो भी हमारी ज्वेलरीज है ना या डायमंड्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, हम ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा इंपोर्ट करते हैं इन सब चीजों को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्स इसका है नहीं। सो वी हैव लॉन्च्ड द स्कीम नेमली एज डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। अब इसमें लॉन्च इसे किसने किया था, दैट इज पता ही है, जब इंडस्ट्रीज की बात हो, ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जब भी इन सब ऐसी चीजों की बात आए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की याद आती है, ठीक है। उसके साथ डेट अनाउंस्ड कब हुई थी, इट वाज अनाउंस्ड ऑन 1 जनवरी 2025 एंड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ये आपको याद रखना है। लॉन्च से हमने 2025 जनवरी में ही करा था, बट ये कब से स्टार्ट होगी या यूज कब से होगी, इंप्लीमेंट कब से हम करेंगे इसको, दैट इज अप्रैल 1, 2025। ऑब्जेक्टिव क्या है, अब जब भी हम, मैंने आपको अभी बोला कि हम इन सब चीजों को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और इस इंपोर्ट करने पे हमें डिफरेंट ड्यूटीज देनी पड़ती है, जो हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस में पढ़ा था, ठीक है। आपको डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने होते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हो तो एक्साइज ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, डिफरेंट कस्टम ड्यूटीज हो गई या डिफरेंट जो है टैक्सेस आपको इस पे करने पड़ते हैं। सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ डायमंड्स, ठीक है, फॉर री एक्सपोर्ट पर्पसेस अंडर स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब देखो हम क्या करते हैं, हम जब इंपोर्ट कराते हैं ना चीजें, हम डायमंड्स हो या कोई और चीज हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल डायमंड्स की बात हो रही तो डायमंड्स जब हम इंपोर्ट कराते हैं ना, हम उन्हें यहाँ पर रिफाइन करते हैं। रिफाइन एज इन कि अगर आपने सुना हो कि ये डायमंड 28 कट्स का है, 13 कट्स का है, 14 कट्स का है, दैट इज रिफाइनिंग, ठीक है। कितना आप बेस्ट बना सकते हो उसको, या कितने कट्स में आप उसे कर सकते हो, यानी जैसे बोल सकते हो खूबसूरत कैसे बना सकते हो, इतना बोल सकते हो आप, ठीक है। सो जब भी हम रिफाइनिंग करते हैं ना, हम फिर उसे री एक्सपोर्ट भी करते हैं वापस, ठीक है, अगर डिफरेंट कंट्रीज हैं जहां पे उसकी डिमांड है। सो इसका ऑब्जेक्टिव वही था कि हम क्या कर सकें, हम फैसिलिटेट कर सकें अपनी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स को, ठीक है, जो भी हमारे डायमंड्स हैं उन्हें हम ड्यूटी फ्री के अंडर ला सकें अपनी कंट्री में और फिर री एक्सपोर्ट कर सकें। क्यों, क्योंकि उससे एक बेनिफिट होगा हमें कि हमें ड्यूटी क्या नहीं देनी पड़ेगी, जो भी डिफरेंट ड्यूटीज हम पे करते हैं उन ड्यूटीज को हमें देना नहीं पड़ेगा। सो एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है इसके अंडर, ठीक है, ओनली फॉर डायमंड एक्सपोर्टर्स। पहली चीज तो आपको पता है डायमंड की बात हो रही तो डायमंड एक्सपोर्टर्स होंगे। दूसरी चीज, हैव एक्सपोर्टेड डायमंड्स वर्थ $15 मिलियन प्लस इन द प्रीवियस फाइनल ईयर। ये आपको याद रखना है इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। इसमें हर एक डायमंड पर्सन नहीं आएगा, जो भी डायमंड्स के साथ काम करता है वो हर एक पर्सन नहीं आता है। उसकी एलिजिबिलिटी ये है दैट ही शुड हैव एक्सपोर्टेड अप्रोक्सीमेटली, हम कहते हैं 15 मिलियन प्लस, जो हमारे इन द प्रीवियस फाइनेंशियल, यानी अगर हम 2025 की बात करें 2024 में उसने इतने का एक्सपोर्ट करा होना चाहिए, ठीक है, तब जाके एलिजिबल होगा। होल्ड 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेट्स और हायर। अब 2 स्टार 1 स्टार आपने होटल्स में तो सुना होगा, 1 स्टार 2 स्टार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है वहां पे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको वहां पे। जब हम डायमंड्स की बात करते हैं, अब इसकी जो इंडस्ट्रीज होती है, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं इसकी, वो भी डिफरेंट टायर्स की होती है, ठीक है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। क्यों, अब मैंने आपको अभी बोला कि जो जितना रिफाइन करेगा किसी चीज को, ठीक है, या जो जितना बेस्ट बना सकता है किसी चीज को, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे जो है स्टार रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। सो जो भी कंपनीज या जो भी इंस्टीट्यूशंस 2 स्टार होल्ड करते हैं इन द एक्सपोर्ट, ठीक है, अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो ना कोई चीज, अमेजोन सब लोग आप यूज करते होंगे, डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करते हो ना, तो स्टार रेटिंग देते हो ना उनको। स्टार रेटिंग का मतलब होता है उनकी कैसा सर्विस कैसी रही, उनकी एक्सपीरियंस क्या रहा उनके साथ। सो अगर कोई भी पर्सन या कोई भी इंडस्ट्री जो है 2 स्टार जो है एक्सपोर्ट हाउस बन चुका है या 2 स्टार उसकी रेटिंग्स है, तो वो इसके अंडर आता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स में देख लो, ईज इन इंपोर्टिंग कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स फॉर एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोसेसेस, कि इससे होगा क्या, जब आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स करते हो ना, अगर कोई एयरपोर्ट पे गया हो, ठीक है, एयरपोर्ट अगर आपने किसी यूज किया हो कभी या कभी गए हो कहीं पे एयरपोर्ट पे, तो वहां पे भी आपको ड्यूटी फ्री चीजें मिल ही जाती है, ठीक है, ड्यूटी फ्री चीजें एज इन कि वहां पे जो चीजें अंदर बिक रही होती है ना, जो एयरपोर्ट होता है आपको, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट आपके जो है ये होते हैं, या बोलते इसको दुकानें होती हैं या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। सो वहाँ पे आपको ड्यूटी फ्री चीज़ें मिल ही जाती हैं, वो थोड़ी सी सस्ती मिलती हैं आपको एज कम्पेयर टू मार्केट या बाकी सारी चीज़ें ड्यूटी फ्री जो भी है। सो ये क्या कर सकता है, ये हमारा कॉस्ट कम कर सकता है।
इससे होगा क्या, जो भी डायमंड्स हम इंपोर्ट कराते हैं उनका कॉस्ट कम हो सकता है। सो कॉस्ट जब कम होगा तो कल जाके अगर हम एक्सपोर्ट करें तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दैट्स वाई कि इसे जो है फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है इसका या बेनिफिट जो है इसका कि हमें पॉलिश डायमंड्स जो है वो थोड़े से सस्ते मिलने लगेंगे, ताकि हम कल जाके फिर अगर एक्सपोर्ट भी करें या यूज भी करें अपनी कंट्री में तो वो हमें सस्ते पड़े। दूसरा, रिड्यूस्ड कंप्लायंस बर्डन इंप्रूव्स लिक्विडिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी फॉर एक्सपोर्टर्स। अब समझ लो, जब भी आप एक्सपोर्ट्स को सस्ता करोगे या जब भी आप इंपोर्ट्स को सस्ता करोगे, इससे होता है क्या है, ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट होती है। ग्लोबलाइजेशन एज इन कि अगर जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपने पढ़े होंगे कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे शेयर करते हैं, कैसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट चलता है, ठीक है। सो हम वहाँ पे कहते हैं कि सर एक रेट होती है, फ्लोटिंग हमने देखा पढ़ा होगा आपने, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो गई, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो गई, ठीक है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट हो गई। सो जब भी हम बात करते हैं ना, इट मीन्स कि जब भी हम रेट्स, जिस रेट के हिसाब से हम अपनी करेंसी दूसरी करेंसी के साथ क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। और आपको पता है कि हमारा सारा जो अभी इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वो किस में हो रहा है, डॉलर्स में। वो किस में हम करते हैं, डॉलर्स में करते हैं ना, क्योंकि डॉलर को हमने पैक करके रखा हुआ है गोल्ड के साथ, ठीक है। सो जब भी हम इंपोर्ट या ड्यूटी फ्री चीज है या जब हम कॉस्ट करते हैं अपनी चीजों का कम, तो होता है क्या है, एक तो पहली चीज कि इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट कर रहा है हमें, जो हमारे साथ ट्रेड कर रहा है कोई और थर्ड नेशन जिसे हम कहेंगे, सेकंड नेशन जो हमारे साथ है, उसको हेल्प होती है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे इंपोर्ट ड्यूटी अब मुझे पे नहीं करनी पड़ेगी, ड्यूटी फ्री है ये, ठीक है, तो मुझे पे नहीं करना पड़ेगा टैक्सेस को। और जब हम यहाँ से भी, जो भी हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें भी पता है कि मुझे क्या नहीं पे करना, मुझे डिफरेंट ड्यूटीज पे नहीं करनी, तो इससे इंकरेज होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इससे हमारा ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। सो इतना आपको याद रखना है कि DIA स्कीम जो थी, इट वॉज लॉन्च्ड एक्चुअली टू हैव, क्या करने के लिए, टू फैसिलिटेट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ डायमंड्स फॉर रे एक्सपोर्ट अंडर स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। द लास्ट थिंग इज, जो हर एक आप में से यूज करता है, अगर आपने सुना हो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, ये हमने इससे पहले भी लॉन्च करा था, ठीक है, बट इट इज रीलॉन्च्ड नाउ। सो लॉन्च डेट जो है इसका, दैट इज January 17, 2025, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो लॉन्च करेगी ही, बट मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसे आप डॉट भी कहते हो, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, अब समझ लो, जब भी हम बात करते हैं ना अपने एरियाज में, आपको अभी भी डिफरेंट एरियाज में, इंडिया के डिफरेंट एरियाज में अभी भी आपको नेटवर्क इश्यूज होते रहेंगे, ठीक है। को जहां पे भी आप जाओ, जैसे अगर हम हिली एरियाज में जाएं तो हिली एरियाज में नेटवर्क देखने को नहीं मिलता है आपको, ठीक है, प्रॉब्लम्स होती है नेटवर्क की। सो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड टू अपग्रेड एंड एक्सपैंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया, स्पेशली इन रूरल एंड remote areas by providing affordable and universal broadband connectivity। सो जो भी हमारे ब्रॉडबैंड्स है या जहां पे जिस एरिया में अभी कनेक्टिविटी है नहीं, जहां पे आप जो डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस है या डिफरेंट मोबाइल कनेक्शंस है यूज नहीं कर पा रहे हो आप, वहां तक इन कनेक्शंस को पहुंचाना हमारा काम था, किसका, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का, जिसे आप NBM मिशन भी कहते हो। सो की फीचर्स क्या है इसके, विलेज टू बी कनेक्टेड, कि हम सारे विलेज को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, यानी हर एक विलेज तक जो है अब कनेक्टिविटी पहुंचेगी थ्रू द ब्रॉडबैंड्स वगैरह, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट 2.7 लाख विलेज अप फ्रॉम 5000 अंडर NBM। इतना भी याद रख सकते हो कि ऑलमोस्ट 2.7 लाख विलेज इसमें हमने क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं, ताकि वहां तक हम पहले स्टेज में जो है या सेकंड स्टेज में हम क्या पहुंचा सकें, कनेक्टिविटी पहुंचा सकें। एवरेज डाउनलोड स्पीड टारगेट जो हमने रखा हुआ है, आई डोंट थिंक इतना होगा, बट 100 Mbps बाय 2030, यानी जहां जहां पे आज हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं सॉरी, जहां जहां तक हम ये कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं, सो बाय 2030 वहां तक की जो स्पीड है, देखो एक होता है कनेक्शन पहुंचाना, दूसरा होता है फिर वहां पे स्पीड को या डिफरेंट और भी जो फैसिलिटीज हैं ब्रॉडबैंड्स की, वो वहां तक पहुंचाना। सो जैसे आपको पता होगा BSNL का हर जगह पे टॉवर है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हर एक जगह पे किया है, लेकिन हर एक जगह पे फिर भी उसकी क्या नहीं आ रही, कनेक्टिविटी फिर भी हर जगह नहीं आ रही है। सो कनेक्टिविटी अलग चीज है और इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना अलग चीज है। सो हमने कोशिश करी है कि फर्स्ट फेज या सेकंड फेज में हम इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तरीके से पहुंचाएं, कनेक्टिविटी हम कहीं ना कहीं से उन्हें कनेक्ट कर सकें,
फिर 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि उन्हें 100 Mbps क्या मिल सके, स्पीड मिल सके, वो हेल्प कर सके उसकी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी दैट इज फोकस ऑन फाइबर टू होम एंड 4G 5G मोबाइल कनेक्टिविटी। सो इसमें हमने कोशिश करी है कि हम फाइबर्स, जो डिफरेंट फाइबर्स घर में लगते हैं, ठीक है, उनको इंड्यूस कर सकें और उसके साथ साथ 4G 5G मोबाइल कनेक्टिविटी इंड्यूस कर सकें। स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, पंचायत, क्योंकि स्कूल्स में भी आप चाहिए होगा, जैसे हमने अभी देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह जा रही है। सो अब आपको कनेक्टिविटी हर जगह चाहिए होगी। स्मार्ट बोर्ड सब हर जगह यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम डिफरेंट डिजिटल थिंग्स जो है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए होगी। सो 90% टू बी कनेक्टेड विया हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। वो हमने कोशिश की है कि जो स्कूल्स हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, उनमें से 90% जो हमारे सेंटर्स रहेंगे, स्कूल्स, कॉलेज, उन्हें हम क्या कर सकें, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट कर सकें। डिजिटल इंक्लूजन की बात करें तो स्पेशल फोकस ऑन ट्राइबल, रिमोट, हिमालयन एंड ब्रॉडर एरियाज। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये हमारे JNK के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हिमालयन रीजन है, रिमोट हिमालयन रीजन जो हमारा है, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है और वहाँ पे इसे यूज़ किया जा सकता है। सो फंडिंग कैसे होगी? दैट इज PPPs, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, यूनिवर्सल सेल्फ सर्विस ऑब्लिगेशन फंड हो गया, ठीक है, इसके थ्रू इसको फंडिंग होगी। मॉनिटरिंग सिस्टम जो इसका रहेगा दैट विल बी रियल टाइम डैशबोर्ड एंड GIS मैपिंग टूल्स। सो कोशिश इंडिया कर रहा है कि जो भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया में, उसे क्या किया जा सके, उसे कहीं ना कहीं इरेडिकेट किया जा सके या उसे रिड्यूस किया जा सके। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव लॉन्च्ड नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, ठीक है। सॉरी, लास्ट जो आपकी स्कीम है दैट इज प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। ये एक्चुअली रीलॉन्च की गई है, ये इससे पहले भी यूज की जा रही थी हमारे इंडिया में, बट हमने इसे, इसीलिए मैंने लिख कर रखा हुआ राउंड 2, ठीक है, क्योंकि राउंड फर्स्ट इसका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इट्स इन द पायलट फेज येट, बट इसका राउंड फर्स्ट हमने शुरू करा हुआ है। इट्स एक्चुअली कि जो भी हमारा स्किल्ड पर्सन है या स्किल्ड बच्चे जो हमारे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कर रहे थे, उन्हें हम इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रहे थे इन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। पहली चीज, उसमें उनको स्टाइपेंड भी मिल जाता, ठीक है, और दूसरी चीज उन्हें क्या मिल सकता है, उन्हें एक्सपीरियंस मिल सकता है। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा कम करने की साइड बाय साइड, और प्लस अपना जो भी हमारा यूथ है या जो भी हमारा पढ़ा लिखा बच्चा है, उसे क्या मिल सके, एक स्किल प्रोवाइड किया जा सके। सो दिस एक्चुअली वॉज लॉन्च्ड ऑन January 9, 2025। ये आपको याद रखना है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इंडस्ट्री लिंक्ड इंटर्नशिप्स टू यूथ एज 21 to 24 एंड इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी इन लाइन विद स्किल इंडिया एंड मेक इन इंडिया मिशंस। अगर आपको याद हो, हमने स्किल इंडिया मिशन लाया था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स हम लाते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो भी हमारा यूथ है, वो क्या कर सके, वो कहीं किसी न किसी तरीके से अपग्रेड हो सके, वो स्किलफुल हो सके। सो इसीलिए हमने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है कि जो भी हमारे, इसमें मेन इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है एज गैप, कि जो भी हमारे 21 to 24, सो आई होप आप लोग नहीं आते, 21 to 24 के जो पर्सन्स हमारे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कर सकें, उन्हें हम एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी नहीं, क्यों, देखो जब भी आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जाते हो ना, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे IBM हो गया आपका, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या कोई और बड़ी इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, तो वहां पे सिर्फ आपको एजुकेशन या नॉलेज नहीं मिलता, बल्कि एक स्किल आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, आपको सिखाई जाती है बहुत सारी चीजें। इसलिए हमने इंटर्नशिप इसे कहा, ना कि जॉब। ये इंटर्नशिप इसीलिए है क्योंकि वहां पे आप सीखने जा रहे हो चीजें, ठीक है, आपके साथ हेड्स रहेंगे, जो भी काम जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो वो आपको वो काम सिखाते रहेंगे, ताकि कल जाके हो सकता है कि आप भी उस काम को आगे बढ़ा सको, ठीक है। की फीचर्स अगर हम बात करें जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मंथली स्टाइपेंड जो है दैट इज 5,000 रुपीज, ठीक है, मंथली आपको 5,000 रुपीज मिल जाएगा इसमें। उसके साथ साथ वन टाइम ग्रांट जो आपको मिलेगा दैट विल बी 6,000 फॉर ट्रैवल एंड अदर एक्सपेंसेस, यानी 6,000 आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, बट इल बी वन टाइम, जैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट लग गई, एक बार आपको गवर्नमेंट 6,000 प्रोवाइड करेगा। इट्स जस्ट कि आप सिर्फ क्या कर सको, ट्रैवलिंग में जो आपका खर्चा होता है, बाकी सारी चीजें हैं वहां। इंश्योरेंस कवर किया जाता है आपका अंडर PM जीवन ज्योति एंड PM सुरक्षा बीमा योजना। इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट
लोग जो हैं जब भी आप काम करने के लिए जाते हो ना, एक तो होता है कि कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो वैलिड तब तक ही रहता है जब तक आप कंपनी में क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। बट गवर्नमेंट अपने अंडर जो है डिफरेंट हमारी जो अपनी स्कीम्स है, जैसे पीएम जीवन योजना हो गया या जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो गया, ये गवर्नमेंट के इंश्योरेंसेज है, ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, हेल्प करता है आपको कल जाके। इंटर्नशिप ड्यूरेशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म जो है दैट इज 4 to 6 वीक्स ऑन एवरेज, ठीक है, 4 से 6 हफ्ते तक शॉर्ट टर्म अगर आप करना चाहो, ठीक है। एलिजिबिलिटी इंडियन यूथ जो मैंने आपको बोला 21 to 24 ईयर्स तक जो भी आपके पास है, विद क्लास 10th 12th ITI डिप्लोमा और यूजी डिग्रीज यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, ठीक है। नॉट एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, स्टूडेंट्स फ्रॉम IITs IIMCAs MBBS फैमिलीज विद एनुअल इनकम अबाउ 8 लाख। सो दो चीजें देख लो, ये स्कीम में हमने दो चीजें सीखी, दो चीजें देखी। पहली चीज, हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को स्किलफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी हमारा यूथ है, प्लस हम कहीं ना कहीं पॉवर्टी इरेडिकेशन भी कर रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि अभी आपने देखा कि इसमें जो भी हमारी इनकम है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, बिलो 8 लाख, यानी जो भी पर्सन बिलो 8 लाख में आता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन बच्चा, ठीक है, प्लस उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं होनी चाहिए, 10th है आपके पास, 12th है आपके पास, या अगर आपने कहीं पे ITI किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है कोई, या अगर आप अंडर ग्रेजुएट अभी हो, सो उन लोगों के लिए है, ताकि कल जाके जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करें, वो कल जाके उनको हेल्प कर सकती है वो स्किल अपग्रेड करने में। सो ऐप, इसके लिए हमने एक ऐप लॉन्च करी थी, PM इंटर्नशिप स्कीम ऐप, जो हमने मार्च 2025 में लॉन्च करी। सो अगर आप इसके अंडर आते हो, यानी जो भी लोग इसके अंडर आते हैं वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। इंटर्नशिप लोकेशन जो है अक्रॉस 735 डिस्ट्रिक्ट्स हैं विद ओवर 1.8 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ये आपको याद रखना है। टोटल कंपनीज जो हमने इसमें इन्वॉल्व करी है दैट इज 327 अक्रॉस सेक्शंस, उसमें हमारे डिफरेंट सेक्शंस आते हैं, जैसे FMCG हो गया आपका, ऑयल एंड गैस हो गया आपका, बैंकिंग हो गया आपका, एजुकेशनल सेक्टर हो गया आपका। सो हमने बहुत सारे सेक्टर्स में ये अपग्रेड करने की कोशिश की है कि हर एक सेक्टर में हम अपने बच्चों को एडजस्ट कर सकें, जो कल जाके हमारा फ्यूचर क्या कर सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं। सो इतना आपको 2-3 पॉइंट्स ही आपको इसमें याद रखने हैं, दैट इज कि प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम जो है लॉन्च कब हुई थी, राउंड 2 में, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है, उसका मेन एम क्या है, और एज क्राइटेरिया आपको याद रखना है, एज बार याद रखना है, एज बार क्या है उन बच्चों का, प्लस उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा बच्चा एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, ये क्वालिफिकेशंस होपफुली आपको याद होनी चाहिए, और कौन एलिजिबल नहीं है ये आपको याद रहना चाहिए, और कितनी टोटल कंपनीज हैं वो आपको याद होना चाहिए। जो भी की फैक्ट्स हैं ना, जो SSB आराम से पूछ सकता है आपसे, वो की फैक्ट्स आपको टिप ऑफ द टंग याद होने चाहिए, ठीक है। आई होप बोर तो नहीं हो ना, ठीक है। सो आई होप ये आपकी हेल्प करेगी, बहुत सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। कल दूसरा एक लेक्चर देखेंगे इसी में गवर्नमेंट स्कीम्स का, जिसमें मैंने आपको बोला कि पहले हम जनवरी का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है फरवरी का। हम सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं, पहले गवर्नमेंट स्कीम्स, फिर पॉलिटिकल जो भी चेंज हुई है, इकोनॉमिकल चेंज क्या आई है, लॉ कौन कौन से नए आए हैं, वो हम अलग अलग सेक्शंस में देखते जाएंगे। सो इसका आप चाहो तो PPT आपको मिल जाएगी, ठीक है, PPT आपको प्रोवाइड की जाएगी, या जो भी नोट्स हैं आपके वो प्रोवाइड किए जाएंगे। बट इसको एक काम करना काइंडली, अगर कोई लिखना भी चाहे ना तो वो लिख सकता है, अगर आप कोई ना लिखना चाहे तो इसको सेक्शन वाइज बनाना काइंडली, ठीक है। अगर आप लैपटॉप में रख रहे हो या अपने फोन्स में रख रहे हो डिजिटल फॉर्म में, तो सेक्शन वाइज लिख लेना। अगर ऊपर करंट अफेयर का एक ये बनाओगे, करंट अफेयर में ही आप अलग अलग बनाओगे, जैसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स को डालोगे, इकोनॉमिकल जो भी आती है चीज़ें, इकोनॉमी का अलग बनाओगे, हिस्ट्री का अलग, जियोग्राफी का अलग, जो भी हमारे सेक्शंस आते हैं हर एक सेक्शन वाइज बना लेना इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल आपके साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।